ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत करती हूँ। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास तालाब है और उन तालाबों में सिंघाड़े की नर्सरी डाल रखी है, तो इस समय नर्सरी में खरपतवार, जल प्रबंधन और कीट रोगों के नियंत्रण पर ध्यान देना होगा। तभी आपको आगे चलकर स्वस्थ पौध मिलेगी। तो आप स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए इन सभी कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ से। वर्तमान समय में सिंघाड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण फसल है और इसे हम उपवास, व्रत और दूसरी उसमें किया था, क्योंकि सिंघाड़े एक पोषक तत्वों से भरपूर फसल है और इसकी किस तरह देख रेख रख रखाव किया जाए, इसके लिए नर्सरी का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में जो देखने में आ रहा है कि किसान ताल तलैयों के साथ में जो हमारे धान के खेत हैं जिनमें पानी भरता है, उनमें भी आजकल सिंघाड़े की खेती प्रारंभ कर दी है। किसान भाई, वर्तमान समय में जो आपकी नर्सरी लगी हुई है, अब धीरे धीरे उसके पौधा स्थापित हो चुका है और बेल उसकी ऊपर की तरफ आने लगी है और जड़ों ने अपने जमीन के अंदर स्थापना प्रारंभ कर दी है। किसान भाइयों, मौजूदा दौर में सिंघाड़ा की खेती अच्छी आय का एक प्रमुख साधन है, इसलिए इसे नकदी फसल कहा जाता है। किसान सिंघाड़े की खेती वैज्ञानिक तरीके से करें तो इससे वे अधिक उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। जलीय पौधा होने के कारण मिट्टी इसकी खेती के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखती है, लेकिन यह पाया गया है कि जब जलाशयों की मिट्टी सामान्य से ज्यादा भुरभुरी होती है तो सिंघाड़ा बेहतर उपज देता है। हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है उसमें हमें खरपतवारों पर विशेष ध्यान रखना है और उसमें अगर खरपतवार हैं या दूसरे कोई पौधे उग रहे हैं उनको जरूर साफ कराएं, क्योंकि जो हम पोषक तत्व नर्सरी के पौधों के लिए देंगे वो हमारी प्रतियोगिता के द्वारा दूसरे पौधे ले लेंगे, तो जिससे हमारी नर्सरी कमजोर हो जाएगी। साथ में बीमारियों का संचरण के या उनके जो बीमारी का वो होस्ट का जो कार्य करते हैं, खरपतवारी करते हैं, तो इनका तो हमें चुनाव करके निकालते रहना ही है। दूसरा, पानी का जो हमारा उसका लेवल है तो उसको बिल्कुल बनाए रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं पानी उसमें नीचे रिस रहा है, पानी चला गया या ऊपर से आपने पानी नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमारी सिंघाड़े की जो नर्सरी है वो बिल्कुल बेकार हो सकती है। पानी का लेवल भी आपको बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है और बेलें ज़्यादा फैल गई हैं, उसमें उसकी सघनता ज़्यादा बढ़ गई है, तो वाटर रिक्वायरमेंट जो हमारी जल मांग जो बढ़ेगी पौधों की, उसके हिसाब से हमें उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। इसको हमें विशेष ध्यान रखना है। आजकल खेती में लोगों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है। लोग इस तरह की खेती करने पर जोर दे रहे हैं जिनमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। ऐसी एक फसल है सिंघाड़ा, लेकिन इस फसल में लगने वाले कीटों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है, इसलिए आप इनका नियंत्रण जरूर करें। किसान भाइयों, हमारी जो नर्सरी है सिंघाड़े की, उसमें सुरक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि इसमें कीट व्याधि जो आती हैं वही हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो कीट में हमारा जो सिंघाड़ा भृंग है, ये एक महत्वपूर्ण कीट है और सिंघाड़ा की सब फूल, पत्ते और उसकी शाखाएं, डंठल, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये विभिन्न अवस्थाओं का जो कीट की है, जैसे लार्वा उसका जो रहता है और उसके बाद प्रौढ़ है, ये दोनों ही इसमें नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो पत्ते के पिछली साइड में या पत्ते के ऊपर इसमें गुच्छों में आपको अंडे इसके देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे प्रौढ़ है पूरे पत्ता भी चबा जाते हैं, खाते हैं। तो इस तरह से प्रौढ़ और उसकी जो हमारी लार्वा है वो दोनों ही अवस्था में इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसकी एकीकृत प्रबंधन अगर इसमें किया जाए तो सबसे पहले तो हमें किसान भाई उसमें हमें निगरानी रखना होगी। अगर इस तरह की कीट पत्तियों के ऊपर उनके अंडे हैं तो ऐसे पत्तों को निकाल करके उससे निकाल दें। और दूसरा, अगर उसमें है तो हमें इसमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। कीटनाशकों में किसान भाइयों क्लोरोपाइरीफास हमारा जो कीटनाशक है उसकी धूल या हमारा जो द्रव्य रूप में आता है उसकी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव भी कर सकते हैं या उसकी धूल का भड़काव कर दें, तो ये कीट पर प्रबंध पाया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, हमें मछलियाँ और दूसरे कीट भी रहते हैं, तो हमें कीटनाशकों के चुनाव में विशेष ध्यान रखना है। और उस पानी को जब हम कीटनाशक वगैरह डालें, कोई दूसरे खेतों में नहीं जाए, कोई जानवर जो हमारे गाय या पशु हैं वो उस पानी को न पिए, अन्यथा क्या है कि उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कीटनाशकों के चुनाव के पहले और उनके छिड़काव के बाद इस तरह की निगरानी आपको विशेष तौर पर रखना है। किसान भाइयों, सिंघाड़े में जो प्रमुख दूसरा कीट है वो
लाल खजूरा के नाम से जानते हैं इसे हम। इसकी मक्खी होती है और ये क्या है, हमारे पत्ते का जो डंठल होता है, जो फूला हुआ भाग आप देखते होंगे सिंघाड़े के और पत्ते के बीच में एक डंठल जो निकलते हैं पत्तों के बीच में, उस पर मक्खी बैठती है और उसमें अंडा देती है ओविपोजिटर के माध्यम से। और वो अंडा अंदर जाकर के एक लाल रंग की, आपने देखा होगा, कभी उसको खोल के देखना, लाल रंग की तीखी लाल सुराही टाइप की इल्ली रहती है जिसे हम, वो क्या है अंदर अंदर उसको खाती है और खाने के बाद में उसको सड़ा देती है। और जैसे ही वो सड़ता है तो पत्ते की सतह, हमारा पूरा का पूरा गुच्छा है वो धीरे धीरे डूबने लगता है, क्योंकि उसको तैरने में जो हमारे उसके अंदर जो टिश्यू का जो बना हुआ है वो उसमें एयर रहती है, वो एयर जब निकल जाएगी तो उसके अंदर वो ज़मीन में बैठ जाता है। तो इस कीट को रोकने के लिए किसान भाइयों हमें जो हमारे दैहिक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें सबसे बढ़िया होगा कि आप इमिडाक्लोरपिड या थायोमेथाक्सम, इस तरह के जो कीटनाशक हैं इनको प्रयोग करना है। अगर आपके पास इमिडाक्लोरपिड है तो इसकी 6 ml मात्रा प्रति 15 लीटर का हमारा टैंक आता है, उसमें 6 ml दवा डाल लें और इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो निश्चित है आपको जो लाल खजूरा जो एक कीट है, जो लाल रंग की जो इल्ली जिसमें जो पाई जाती है, इसका निश्चित रूप से प्रबंधन हो जाएगा, जिससे आपका सिंघाड़े की फसल बच जाएगी। सिंघाड़े की फसल को दहिया रोग के प्रकोप काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से फल कम बनते हैं और सिंघाड़ा उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण उपायों को अपनाएं। कीटों के बाद में हमारी बीमारियां और सिंघाड़े की फसल में जो प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि हमें एक दहिया रोग है। ये दहिया रोग में क्या है कि हमारी जो फफूंद है ये पत्तों के ऊपर फैल जाती है और पत्तों के ऊपर जब ये फैल जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इसके कारण जो बाधित हो जाती है। और जब ये क्रिया बाधित होती है तो उसके कारण क्या है कि हमारे सिंघाड़े के फूल एवं सिंघाड़े का जो फल बनता है उस तरह पर सब पे उस पर नुकसान होता है। तो इसको अगर हम प्रबंधन करें तो इसके लिए सबसे अच्छा है दहिया रोग को रोकने के लिए तो सल्फर का प्रयोग ज़्यादा करना है। सल्फेक्स नाम का जो हमारा बाजार में मिल जाता है उसकी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाएं और उसका छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो सकता है। और खास करके इस तरह के जो पत्ते दिख रहे हैं बीमारी ना फैले, ऐसे रोगग्रस्त पत्तों को निकाल करके हमें अपने सिंघाड़े की नर्सरी से या सिंघाड़े के जो हमारा मुख्य तालाब है, खेत है, उससे अलग करें, जिससे आपकी बीमारी आगे नहीं फैलेगी। इसका ध्यान जरूर रखें। किसान भाइयों, सिंघाड़े की नर्सरी और उसके अच्छे उत्पादन के लिए जो समस्त सावधानियां बताएं, फसल सुरक्षा, खरपतवार प्रबंधन, इन सबको आप एकीकृत तौर पर करते हैं तो आपकी अच्छी नर्सरी होगी। और जब आपकी नर्सरी के पौधे अच्छे तैयार हो जाएंगे किसान भाइयों, तो आप मुख्य तालाब में या आपने जो तैयारी की है दूसरे धान के खेतों में, उसका जब रोप आप स्थानांतरित करेंगे उसके बाद आपको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक लाभ भी। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में राजमा की खेती फली और दाने दोनों के लिए की जाती है और जैसा कि अभी इसकी बुआई का सही समय चल रहा है, ऐसे में जो किसान राजमा की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए राजमा की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में अच्छे उत्पादन मिल सके। आइए इन सभी बातों की जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू कुमारी से। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा खरीफ सीजन जिसको कहते हैं जून जुलाई का महीना, उस समय आप फ्रेंच बीन की उन्नत तकनीक से खेती कैसे करें। सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फ्रेंच बीन जो है, जिसको बीन से भी कहा जाता है, यह इसके फली के लिए और इसके बीज जिसको कि राजमा कहा जाता है, उन दोनों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं खेती के लिए तो यह बहुत ही अधिक तापमान से संवेदनशील फसल है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहे उस समय इसकी खेती की जा सकती है। फ्रेंच बीन की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकासी वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी होती है।
और अगर खाद की बात करें तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन 40, फास्फोरस 50 और आप इसका जो पोटास है वो भी 50 की मात्रा से किलो प्रति हेक्टेयर की मात्रा से आप इसका उपयोग करें। नाइट्रोजन जो होता है हमेशा ही स्प्लिट डोज या कहा जाए इसको 2 भाग में या 3 भाग में बांट कर डालना चाहिए। आधी भाग को आप खेत की तैयारी के समय डालें और आधी भाग को आप फूल एवं फली लगने के समय पर प्रयोग करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो छिछली होती हैं, कहने का मतलब बहुत ही हल्की होती हैं, तो इसलिए अगर पानी का जमाव होता है खेत में तो यह आपकी फसल को नुकसान कर सकती है। तो पानी का जमाव ना हो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें और पानी की कमी भी ना हो फली लगने के समय या जो इसका फूल बनता है उस समय पानी का जमाव भी नहीं होना चाहिए और पानी की समस्या भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। वो उन्नत किस्में चाहे किसी प्राइवेट की हो या किसी पब्लिक संस्थान की हो, किंतु आप उन्नत किस्मों का चयन करें और चयन करने के समय खरीफ में मुख्यतः जो होती है वो पोल किस्में को यूज़ किया जाता है। पोल किस्में कहने का मतलब है जिन किस्मों को चढ़ने के लिए लताओं की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि खरीफ के मौसम में बारिश होती है और इन बारिश से बचने के लिए जो झाड़ी टाइप वाले जो किस्में होती है उनमें थोड़ा बीमारी लगने की आशंका रहती है। अतः आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आप पोल किस्मों का चुनाव करें। इसके लिए हमारी स्वर्णलता किस्म भी है और आप इसके अलावा अगर झाड़ी किस्मों का चुनाव करते हैं, अगर किसी जगह पर आपकी ज़मीन जहाँ पर पानी नहीं जमता है तो वहाँ पर आप स्वर्णप्रिया है और अर्का कोमल है, इस तरह की किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करती हूँ बीज उपचार की। बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी किस्म आप चुनाव कर रहे हैं उसका बीज उपचार करें। फ्रेंच लाइन के बीज को खेत में लगाने से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम या थीरम दवा से उपचारित कर लें। इसके बाद बीजों को बनाई गई क्यारियों में बोएं। इसके बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हुए बोनी करें। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा का छिड़काव करना सही रहता है। इसके बाद हम लोग इसके खेत की तैयारी की बात करें तो आप इसकी जो बुआई होती है तो मुख्यतः डायरेक्ट इसके बीज से होती है और आप जो रीज फर्रो सिस्टम होता है उसमें इसकी किस्मों को लगाएंगे। और इसके लिए जो लता वाली किस्में होती हैं उसमें 90 से 100 सेंटीमीटर जो आपके 2 रो के बीच की दूरी होती है और 7.5 से 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखी जाती है। और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप लता वाली किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट की व्यवस्था भी आपके पास हो। अगर आप चाहें तो इसे मक्का या भिंडी के साथ भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको भिंडी और मक्का के अलावा जो आपकी जो चढ़ाने वाली जो समस्या है इसकी किस्मों की, पोल वाली किस्मों की, वो आपकी समस्या का निदान हो जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव उदयपुरिया, जिला जयपुर से रमेश कुमार जी ने। आप भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रमेश कुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दुग्ध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। डेयरी व्यवसाय में आजकल ज्यादातर मुर्राह भैंसों का ही पालन किया जाता है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिस कारण इसे काला सोना कहा जाता है। मुर्राह नस्ल की भैंस भारी भरकम डील वाली होती हैं, जिनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में अधिक मोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका काला रंग, पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा और अगला हिस्सा सकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है। इनकी ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 138 सेंटीमीटर होती है। मुर्राह नस्ल की भैंस की देखरेख करना काफी आसान भी होता है।
इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर माना जाता है, क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। मुर्राह नस्ल की भैंस सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस होती है। अपनी कई खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने की वजह से ये भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।